हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो पाठ चल रहा है वो पाठ 7 है। परमाणु की संरचना और तत्वों का वर्गीकरण और उनकी आवर्तता के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ में आपने बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ा था और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आपने तत्वों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में तत्वों के गुणों की आवर्तता के बारे में भी पढ़ा था। और तत्वों के गुणों की जो आवर्तता होती है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक जो परिवर्तन होता है उसके कारण बदलती है। आपको गुणों में आवर्तता में 2 बिंदु हमने यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश। आज के इस वीडियो में आपको हम यहाँ पर 2 आवर्ती गुण और पढ़ा रहे हैं और दोनों आवर्ती गुण हैं हमारे पास, आयनिक त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी। बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब आपको पहले क्या चीज़ ध्यान में रख करनी है, हमको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में करनी है कि हम आयन की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आयंस का निर्माण किस प्रकार से होता है, आयंस कैसे बनते हैं। आयंस का जो निर्माण होता है वो किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को या तो ग्रहण किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा जाएगा। तो वो किसका निर्माण करेगा? आयन का निर्माण करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है तो परमाणु धनायन बनाता है और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो परमाणु ऋणायन बनाता है। ये जो आयन बने, धनायन और ऋणायन, इनकी जो त्रिज्या होगी उसको ही क्या बोलोगे आप? आयनिक त्रिज्या बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? तो देखो नोट करते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, ग्रहण करता है या त्यागता है, तो क्या बनाएगा बताओ? तो आयन का निर्माण होता है। तो आयन का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अभिक्रियाओं में हम पढ़ चुके हैं इनको। तो आयन की जो त्रिज्या होगी उसको क्या बोलेंगे? अर्थात किसी आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है ना? और ये आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? धनायन का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनायन का निर्माण होता है। तो बनता है। ठीक है ना? जैसे देखो
ये स्टूडेंट्स सोडियम आयन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या बना दिया मैंने? सोडियम आयन, ठीक है ना। सोडियम परमाणु, सॉरी, सोडियम परमाणु। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या नोट कर सकते हो आप? 281, ठीक है ना। अब ये सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और किस में बदल जाता है? सोडियम आयन में। किस में बदल गया बच्चों? सोडियम आयन में। इस जगह पर सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या रह जाएगा बताओ? 2-8। एक तो त्याग दिया इसने, तो कितने बचे? 2-8 बचे कि नहीं बचे? इसकी साइज और इसकी साइज को चेक कर लो, छोटा लग रहा होगा, लग रहा है ना, छोटा लग रहा होगा। देखो, सोडियम परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो तो है 186 पिकोमीटर इसकी, और सोडियम आयन की जो त्रिज्या है वो है 95 पिकोमीटर। त्रिज्या कम है गई कि ना है गई? है गई ना? अरे त्रिज्या घट गई, आयन बने हो तो त्रिज्या क्यों घट गई? क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका जो बाह्यतम कोश था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया। अब ऊपर वाले घर में एक ही व्यक्ति रहता था, वो उस घर को छोड़ के चला गया तो घर किसी काम का नहीं रहा, इसलिए ऊपर वाला कक्षक खत्म हो गया। और ऊपर वाला कक्षक खत्म हो गया तो इसका आकार कहाँ तक नापा जाएगा? अब नीचे वाले कक्षक तक, यहाँ तक ही तो नापा जाएगा, इसलिए इसका आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। ओके, समझ आ रही है ना बात? ठीक है साहब। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और मेरा प्रश्न है कि धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा क्यों होता है? प्रश्न समझ में आ गो होगो? दिस इम्प्लाइज लगा के लिख रहा हूँ। प्रश्न मैंने बोल दिया है, उत्तर में समझा रहा हूँ। धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा होता है। प्रश्न क्या था? छोटा क्यों होता है? अब मैं उत्तर लिख रहा हूं, छोटा होता है। क्यों होता है बताओ? धनायन बनाते समय बिल्कुल बहुत ही साधारण लिखूंगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन त्यागता है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है ना, जिससे उसका बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बाहर को कक्षक पूरी तरह से समाप्त हो कि ना हो? देखो कैसे हो, ई
नाभिक, पहलो कक्षक, दूसरो कक्षक, तीसरो कक्षक, या में एक इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो अब यहाँ तक, अब तक तो त्रिज्या या की यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कक्षक खत्म। अब इसके इलेक्ट्रॉन बचे ना, अब आपकी त्रिज्या कहाँ गई, यहाँ तक आ गई कि ना गई। तो बताओ कहाँ तो यहाँ तक हो, कहाँ यहाँ तक पहुँच गो। तो बताओ साइज घटी कि नहीं घटी, त्रिज्या घटी कि नहीं घटी, घट गई ना। ये चीज़ क्लियर है रही है कि ना है रही। तथा शेष इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अभ्र सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। संगत परमाणु से छोटा हो जाता है। बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपको यहाँ पर मैंने नोट किया है और आपकी समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल चित्र बनाकर आपको समझाया गया है कि परमाणु का आकार, उसके धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा क्यों होता है। या परमाणु की जगह में धनायन लिख दूं, धनायन, ठीक है ना। धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नोट करो इसको। अब धनायन की बात कर ली हमने, धनायन को आकार है वो छोटो संगत परमाणु थे, ठीक है ना। धनायन की त्रिज्या की बात कर ली हमने, और धनायन का त्रिज्या जो होती है वो संगत परमाणु से छोटी होती है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु की स्थिति कैसी हो सकती है। अब हम दूसरी बात करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु की स्थिति कैसी होती है। जब परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो कौन सा आयन बनेगा, ऋणायन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो, जैसे उदाहरण लूँ मैं, ये क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चेक करोगे तो 2 8 7 निकल कर आएगा। 2n² के सबसे पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, टोटल करो 17 रहे हैं। 17 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। इस जगह पर क्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, उस परमाणु त्रिज्या की नाप है 99 पिकोमीटर। पिकोमीटर परमाणु त्रिज्या का मात्रक होता है। अब क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये किस में बदल जाता है, ऋणायन में, क्लोराइड आयन बना लेता है।
और क्लोराइड आयन का आकार उसके संगत परमाणु से थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा। इसको क्या बोलोगे बच्चों, क्लोराइड आयन। अगर क्लोराइड आयन की बात करें तो यहाँ पर अगर इसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक किया जाएगा तो 2 8 7 तो पहले ही था, एक और ग्रहण कर लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 2 8 8 और इस जगह पर इसकी आयन की त्रिज्या, आयन की त्रिज्या बढ़ जाती है और आयन की जो त्रिज्या है वो बढ़कर हो जाती है बच्चों 181 पिकोमीटर। कितनी हो गई, 181 पिकोमीटर। समझ में आ रही बात। ऋणायन की त्रिज्या तो बड़ी है गई, धनायन की त्रिज्या छोटी है गई, ये बात तो आती है। तो ऋणायन की त्रिज्या उसके संगत परमाणु से कैसी हो गई, बड़ी हो गई। क्यों हो गई बड़ी, तो आप लोग बिल्कुल धनायन की त्रिज्या वाला जो प्रश्न था उसके विपरीत सोचो। भाई इलेक्ट्रॉन जब त्याग दियो तो परमाणु को कक्षक घट गो, उसकी साइज घट गई और नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल था वो पहले 3 कक्षकन पे जा रहा हो, वो सिर्फ 2 पे रह गो। तो उसने ज़्यादा जोर से अपनी अंदर की तरफ खींच लिया तो वो इलेक्ट्रॉन का जो अब्र था वो सिकुड़ गया और साइज छोटी है गई। पर ऋणायन को जब निर्माण हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है। क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है तो बच्चों यहाँ क्या अंतर हुआ है, तो देखो बड़े ध्यान से चेक करना। ये नाभिक है, ये क्लोरीन का पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 7, यही स्थिति थी ना। अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं तो प्रोटॉन भी कितने, 17। बैलेंस एरो है ना, 17 धनावेश है, 17 ऋणावेश है, कोई परेशानी ना है, बैलेंस हो रहा है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कितने, 18, पर प्रोटॉन अब भी कितने हैं, 17। आते क्या ना है। अगर प्रोटॉन अब भी 17 हैं तो धनावेश का मान कम हो गया है ऋणावेश से, और जब धनावेश का मान कम हो गया है यानी कि नाभिक का जो आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगना चाहिए था वो घट गया ना, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई, ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई, धनावेश की मात्रा घट गई। अब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूमने चाहिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमने लग जाएंगे, क्योंकि उनको खींचने वाला कमजोर हो गया। वे इसको छोड़ के तो भगेंगे नहीं, घर है छोड़ के तो जाए ना है, पर वे सूदी गेल को ना चलें। अगर वे सीधी गेल को ना चलें तो वे फुदकते फुदकते चलेंगे, नाचते नाचते चलेंगे, और इसका जो अभ्र होगा इलेक्ट्रॉनों का वो फैल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों का अभ्र अगर फैल गया तो आकार बढ़ गया, इसलिए ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से बड़ा होता है। अब मेरा प्रश्न वही है, क्या कारण है कि ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से बड़ा होता है, बताओ उत्तर। यही तो समझा रहा हूं मैं, लिखता हूं, चलो इसको मिटा रहा हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं, आंसर लिख रहा हूं बच्चों में बस। ऋणायन का आकार
उसके संगत परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, अब बड़े को कारण बताओ। चलो स्टार्ट। क्योंकि ऋणायन बनते समय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। बढ़ गई? समझ में आ रही है ना बात? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा कि नहीं होगा? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अवरोध फैल जाता है और ऋणायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु कह दो चाहे संगत परमाणु कह दो, एक ही बात है। उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल साधारण सी भाषा है, कोई ज़्यादा हमने टिपिकल शब्दों का उपयोग नहीं किया है। आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से धनायन का आकार घटा और ऋणायन का आकार बढ़ा। नोट करिए आप इसको। हाँ तो बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो हमारा आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना? आयनन एंथैल्पी टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ। इसकी जगह पर मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ, छोटा सा, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं। सहसंयोजक यौगिक में दो असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक यौगिक में दो असमान सहसंयोजक यौगिक में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध, दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के बने हुए रासायनिक बंध
के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। विद्युत ऋणता कहलाता है। हाँ तो भाई साहब, जैसे देखो कोई भी सहसंयोजी यौगिक लो और कोई भी सहसंयोजी यौगिक लेकर आप उसके अंदर विद्युत ऋणता को चेक करो, ठीक है। जैसे HCl सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। HCl क्या है? सहसंयोजी यौगिक। अब H और Cl के बीच में एक बंध बन रहा है। इस बंध को बनाने के लिए हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ये बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को इन दोनों तत्वों में से किसी भी तत्व के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। अगर या बंध युग्म में E ज़्यादा आकर्षित कर देगा तो या की इलेक्ट्रॉन बंधता ज़्यादा है, और अगर E ज़्यादा आकर्षित करेगा तो या की इलेक्ट्रॉन बंधता ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? जो ज़्यादा जोड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म में अपनी ओर आकर्षित करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधता ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधता का मतलब विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है कि सहसंयोजी यौगिक है, दो असमान परमाणु हैं, असमान परमाणु के बीच में रासायनिक बंध बना हुआ है। रासायनिक बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता कहलाता है। समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखो, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार होता है ना, वो कम होता है। जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, और आकार छोटा होता जाता है इसलिए विद्युत ऋणता का जो मान है वो बढ़ता जाता है। विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? बढ़ता जाता है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आकार में वृद्धि होती है, अर्थात विद्युत ऋणता का मान घटता है। विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? घटता है। यहां पर एक फैक्ट ध्यान रखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणता
फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की होती है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का टॉपिक छोड़कर विद्युत ऋणता का टॉपिक लिया है। ठीक है ना, आयनन एंथैल्पी के टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके।